नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज देश के कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के कुछ उपचुनाव हुए। इनमें 3 उपचुनाव ऐसे हैं जिनकी चर्चा मैं आज के संस्करण में करना प्रासंगिक समझता हूं। उनमें 2 चुनाव तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी के 2 सांसद सर्वश्री अखिलेश यादव और आज़म खां द्वारा रिक्त किए गए। अखिलेश आज़मगढ़ से और आज़म खां रामपुर सीट से लोकसभा में थे। ये दोनों चूंकि विधानसभा के चुनाव में विधायक चुन लिए गए, इससे इन्होंने लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया। ये दोनों सीटें काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की एक तरह से परंपरागत सीटें बन गई थीं। और आज़मगढ़ जहां मुलायम सिंह यादव के परिवार के नाम लिख दी गई थी, उसी तरह से जो रामपुर की सीट थी वहां के नवाब ख़ानदान जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म होते होते अब वहाँ आज़म खां जो है सही मायने में वहाँ पे एक नवाब की हैसियत में आ गए थे। और ये कहा जाता था कि रामपुर जो है वो आज़म खां का गढ़ है और आज़मगढ़ जो है वो मुलायम सिंह परिवार का गढ़ है। जब अखिलेश यादव ने इस्तीफ़ा दिया तब समाजवादी पार्टी के सामने एक दुविधा की स्थिति थी कि वो किसे उम्मीदवार बनाए। अनेक नाम आए और फिर ये तय हुआ कि शायद अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, किंतु वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये निर्णय गलत हो जाए, डिम्पल पिछला चुनाव हार चुकी हैं, लिहाजा उन्होंने किसी दूसरे कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट दी। लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को ही वहाँ से उतारने का निर्णय किया, जो अभी 2019 के चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव हार चुके थे। और उसके पीछे उनकी सोच शायद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में हारे दिनेश राज यादव, जो भोजपुरी कलाकार हैं, निरहुआ के नाम से लोकप्रिय हैं, उनको उतारने का निर्णय किया। तो फिर अखिलेश को लगा कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो समाजवादी पार्टी का एक पुश्तैनी वोट बन गया है यादव समाज, उसके वोट कहीं उनके हाथ से ना निकल जाएं, इसलिए शायद उन्होंने धर्मेंद्र यादव को अपने स्थान पर वहाँ पे टिकट दे दी। जहाँ तक रामपुर का सवाल था, तो आज़म खां विधानसभा चुनाव के बाद जेल से छूट करके आए, करीब 27-28 महीने जेल में रहे। और ऐसा कहते हैं कि इस दौरान उनके अखिलेश यादव से संबंध काफ़ी तल्ख हो गए थे और उनका ये कहना था कि अखिलेश उनसे कभी जेल में मिलने नहीं गए, उनकी कानूनी रूप से कोई मदद भी नहीं की। यद्यपि आज़म खां और उनके बेटे, ये दोनों पिता पुत्र आज़मगढ़ की 2 विधानसभा सीटों से बहुत लंबे अंतर से चुनाव जीत करके आए, किंतु उसके बाद भी अखिलेश यादव के साथ उनका कुछ तालमेल ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। बावजूद इसके अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि रामपुर में आज़म खां को उपेक्षा करना महंगा पड़ेगा, लिहाजा उन्होंने वहाँ की सीट आज़म खां के भरोसे ही छोड़ दी और उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को, मुस्लिम कैंडिडेट को रामपुर सीट से उतार दिया। पर इस दोनों उपचुनावों का जवाब यह है कि अखिलेश यादव ना आज़मगढ़ में प्रचार करने गए, ना रामपुर में प्रचार करने गए। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वो आज़मगढ़ जाएंगे और रामपुर नहीं जाएंगे। फिर शायद उन्हें ये लगा हुआ कि ऐसा करने से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, एक भ्रम पैदा हुआ कि उनके और आज़म खां के बीच में मतभेद है या और भी कोई कारण हो। अखिलेश यादव ने दोनों ही सीटों में प्रचार करने से अपने को दूर रखा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उनके और मंत्रिमंडलीय साथी पूरी ताकत से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने में लग गए। और अंततोगत्वा आज जो परिणाम आया उसमें आज़मगढ़ से निरहुआ जो है 10-11 हज़ार के अंतर से जीते, हालांकि अंतर बहुत कम है। और रामपुर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट लोधी प्रत्याशी उन्होंने उतारा था मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले, वो करीब 42,000 वोट से जीत गया, जो कि निश्चित रूप से एक संतोषजनक अंतर कहा जा सकता है। हालांकि आज़मगढ़ में एक बात जो बहुत ध्यान देने योग्य वो ये है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने एक गुड्डू जमाली नाम के स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, जो तकरीबन 2 लाख वोट ले गया। और ये 2 लाख वोट जो हैं ये समाजवादी पार्टी की हार का कारण बने। मैं इस दोनों सीटों में
आपको ये बात बताना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और इस वजह से जो बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट था वो रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुआ, और अखिलेश यादव काफ़ी लंबे अंतर से चुनाव जीते थे निरहुआ से। लेकिन चूंकि इस बार बड़ी रणनीतिक सोच के साथ, बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके मायावती ने आजमगढ़ की सीट पर गुड्डू जमाली एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया, और उसने जो मायावती की प्लानिंग थी उसके अनुरूप ही उसने चुनाव लड़ा। 2 लाख वोट के लगभग उसने पाए, और उस मार्जिन के कारण से समाजवादी पार्टी वहाँ से हार गई। जब समाजवादी पार्टी ने उसको, गुड्डू जमाली के ऊपर ये आक्षेप किया गया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उसने भी बड़ा ही बहुत राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए जो उत्तर दिया कि ये आरोप तो मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यदि वो नहीं खड़ी होती तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जीत जाता। खैर, राजनीति में इस तरह के जुमलेबाजी होती रहती है। लेकिन जो रामपुर सीट है, जहाँ 55% मुस्लिम वोट है और जहाँ आज़म खां की पसंद का मुस्लिम कैंडिडेट था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जीत जाना निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला परिणाम रहा। हालांकि दोनों सीटों पर मतदान बहुत कम हुआ, और जैसा कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने और प्रशासन ने उनके जो समर्थक मतदाता थे उनको बलपूर्वक मतदान करने से रोका। खैर, चुनावों के बाद हारने और जीतने वाले प्रत्याशियों की तरफ से इस तरह की बातें कही और सुनी जाती रही हैं। अब चूंकि चुनाव परिणाम हो गया है, जो जीत गए उनका जीत का जुलूस निकल गया, और जो हार गए वो अपने घर में बैठ कर के हार का गणित बिठा रहे होंगे कि कहाँ कमी रह गई। बहरहाल, इस चुनाव की जो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो आप सभी को याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, और उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री बने केशव देव मौर्य, वो फूलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे लोकसभा में। ये दोनों विधायक चुन गए, एक मुख्यमंत्री बन गए योगी जी, और केशव देव मौर्य जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बने। लिहाजा इन दोनों ने अपनी लोकसभा सीट खाली की। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद और 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा और बसपा को ये लगा कि शायद यदि हम दोनों मिलकर के लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी के आवेग को रोक सकते हैं, और उनका वो प्रयोग सफल रहा। संभवतः बहुजन समाज पार्टी ने उन उपचुनावों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, और दोनों सीट योगी आदित्यनाथ की और केशव देव मौर्य की जो है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। और उस समय ये कहा गया कि साहब ये दोनों सीटों के हारने का मतलब ये है कि जो विधानसभा चुनाव में जीत थी वो धुप्पल में हो गई। लेकिन उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराया और लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का सफाया कर दिया। अब बात इसके आगे आती है, समाजवादी पार्टी ने ये दोनों सीटें जीती। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र यूपी की सत्ता में फिर से आ गई। बहुजन समाज पार्टी को तो इस पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, उसका तो सफाया ही हो गया। किंतु समाजवादी पार्टी जो 145 के लगभग सीटें जीत करके एक मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठी है, उसके लिए ये दोनों सीटें हार जाना निश्चित रूप से एक बड़ा धक्का है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का जो आभा मंडल जो बना था कि शायद वो इतनी विधानसभा सीटें जीतने के कारण से हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आएंगे। लेकिन एक बात ये साबित हो गई, एक तो उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का बिखराव है वो इतनी बुरी तरह हो गया है, कांग्रेस का तो ये मान के चलिए कि अब कोई नामलेवा ही नहीं है वहाँ पे। भले ही वो विधानसभा में 2 सीट जीत गई हो, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घुटनों के बल रेंगने की स्थिति में भी नहीं रही। और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी अब ये महसूस होने लगा है कि उसका जो अपना दलित वोट बैंक था वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो स्थानांतरित होने लगा है। निश्चित रूप से यदि वो आजमगढ़ में नहीं खड़ी होती तो बड़ी बात नहीं है कि धर्मेंद्र यादव भले ही कम अंतर से जीत जाते, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ गुड्डू जमाली नाम के मुस्लिम प्रत्याशी ने वहाँ मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई। लेकिन इससे एक बात और भी साबित होती है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है अब वो समाजवादी पार्टी से उसका मोह भंग हो रहा है। क्यों? पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी मार्च में संपन्न हुए उसमें हमने ये देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से आकर के जो अपने प्रत्याशी उतारे उनके बारे में भी मुस्लिम मतदाताओं के मन में ये बात थी कि ये सब जो हैं ये वोट कटवा लोग हैं और ये किसी तरह से हमारे वोटों में बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करेंगे। लिहाजा उन्होंने अपना सारे वोट का जो कंसोलिडेशन था, उसका ध्रुवीकरण था, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर दिया। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने भी जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, वो भी बुरी तरह हारे। और कैसा कहा जा रहा है कि मुसलमानों का
अधिकतम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हुआ। लेकिन इस उपचुनाव ने उस मिथक को भी एक बार तोड़ दिया है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों में मुस्लिम वोटों में जिस तरह से सेंध लगी और समाजवादी पार्टी के खाते से निकल करके वो बहुजन समाज पार्टी को गए या अन्य कहीं गए, ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो अभी दूसरी बार बनी है 3 महीने बाद, उससे वहाँ की जनता का मोह भंग नहीं हुआ है। और दूसरी बात, इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनसे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या कहें कि हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है, हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन है, वो और बड़ी तादाद में हुआ है। और इन दोनों उपचुनावों में भारतीय जनता की पार्टी की जीत ये साबित करती है, अभी उत्तर प्रदेश में योगी का जो जादू है वो मतदाताओं के सिर चढ़ के बोल रहा है। निश्चित रूप से एक ऐसा कहा जाता है कि जीत के 1000 बाप होते हैं और हार हमेशा अनाथ होती है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये एक बहुत शोचनीय प्रश्न है। आज समाजवादी पार्टी में जो अंतर कलह चल रही है, जो पारिवारिक, मुलायम सिंह यादव उनके पूज्य पिताश्री गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव इस समूचे उसमें कहीं दिखे नहीं। सारी की सारी लड़ाई जो है अखिलेश यादव ने अपने ऊपर केंद्रित कर दी है और उसका ही ये दुष्परिणाम है कि आज जो दोनों परिणाम आए हैं उसमें आजम खां की जितनी किरकिरी हुई वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज अखिलेश यादव को लेकर के राजनीतिक जगत में ये बात कही जा रही है कि जिस तरह से बाल ठाकरे के न रहने के बाद शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में होती जा रही है, ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व छोड़ देने के बाद या उनके राजनीतिक परिदृश्य से धीरे धीरे बाहर होने के कारण से के प्रभाव स्वरूप समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो निरंतर जो है वो डावाडोल होती जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज के इन उपचुनावों के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी में बिखराव का एक नया दौर शुरू हो जाए और 2024 के चुनाव आते आते तक समाजवादी पार्टी जो है एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच जाए जिसमें वो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पहुंची थी। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि मित्रों।